ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझिए यहाँ पर, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क, लाइन लाइन सेगमेंट और रे, इनमें फर्क क्या है? ठीक है, तो जो लाइन होती है उसका नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग, ना ही तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। दूसरी चीज, नो फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी फिक्स्ड लेंथ भी नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं एरो से, और हम कह देते हैं भाई ये लाइन आपके पास ए बी है, ए बी लाइन ऐसे कह देते हैं, या लाइन एल है ऐसे भी कह देते हैं, कहते हैं लाइन एल है। तो इसका मतलब है कि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, मतलब, और ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। मतलब ये ही लाइन जो है इनफाइनाइटली आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई फिक्स लेंथ का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ए और यहाँ पे आप बी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन होती है ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, उसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती, और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, या तो आप उसको स्मॉल लेटर में डिनोट भी कर सकते हैं, एल से, पी से, क्यू से, आर से, कुछ भी करके। अच्छा, लिखते कैसे हैं वो बता देता हूँ आपको। लिखते आप इसको ऐसे ए भी लिख देते हैं और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो। ठीक है, जिससे आपका लाइन क्लियर होता है मामला। अच्छा जी, लाइन सेगमेंट में क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट में आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, और आपके पास एंडिंग पॉइंट भी होता है, दोनों होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। अच्छा जी, इसकी फिक्स्ड लेंथ भी होती है, मतलब इसकी फिक्स्ड लेंथ होगी कुछ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके। नॉर्मली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे आपके पास ऐसी लाइन बन जाएगी, उसमें आप यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे और एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, हम इसको या तो ए बी भी लिख देते हैं, और या तो आप इसको ए बी लिख कर इसके ऊपर ऐसे लाइन बना सकते हैं और दोनों तरफ डॉट भी लगा सकते हैं, ये पूरा आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा जी, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं, भाई बी से शुरू हुआ ए पे खत्म हुआ है, या ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइन सेगमेंट तो यही है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें, ये पूरी आपकी चॉइस है, ज़्यादातर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, 2 लेटरों के यूज़ से। अच्छा जी, रे में देख लीजिएगा, रे में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ठीक है, बट नो एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अच्छा जी, इसकी भी नो फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे सन की रेज होती हैं, याद करो सन की लाइन नहीं होती, सन की हमेशा क्या होती है, रेज, क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट, फिक्स मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका सन ही है, और एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जा रही है वो पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो नो फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी भी। नॉर्मली ऐसे नोट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर देते हैं और ऐसे एक एरो लगा देते हैं, तो दिस इज ए, नॉर्मली इसे हम लोग बी से यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहो तो नाम देने के लिए, और इसे हम लिखते हैं ए बी, और ऊपर में ऐसा एरो लगाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए, होते क्या हैं ये। ओके, चलिए अब एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइन के बारे में हमें ये समझ में आया अभी तक कि लाइन को हम लोग 2 लेटर से डिनोट, लाइन सेगमेंट को हम लोग 2 लेटरों से डिनोट करते हैं, ए बी ऐसे करके, और इसकी कोई फिक्स लेंथ भी होती है। अच्छा जी, हम इसको ए बी लिख सकते हैं, तो हम चाहें तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात वही है, जैसे मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर का है, तो बी ए भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और यही लाइन है वो, तो आप ए बी और बी ए लिख सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, आइए एंगल्स के बारे में बात करते हैं।
देखिए एंगल्स में क्या होता है ना, एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट जहां पर आपके दो रेज शुरू होते हैं, दो रेज होते हैं उसमें, फर्स्ट रे सेकंड रे, या फिर इनिशियल इनिशियल आर्म या रे, कुछ भी आप बोलिए, आर्म भी बोल देते हैं कभी कभी, इनिशियल आर्म या इनिशियल रे, एंड दिस इज फाइनल, और या फिर टर्मिनल, एक ही बात है, टर्मिनल मतलब फाइनल हो गया, टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म भी बोलते हैं। अच्छा जी, मतलब जहां पर आप, एक वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी दो रेज स्टार्ट होती हैं, जहां से अलग अलग डायरेक्शन में, इन दो रेज के बीच में होता है आपका एंगल, होता है आपका एंगल। नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, एरो से भी कर सकते हैं आप, ऐसे arrow। और तो एरो, तो एंगल बनाने के लिए आपको दो आर्म चाहिए, एक इनिशियल आर्म, एक फाइनल आर्म। इनिशियल आर्म जो होता है वो आपको वहां से शुरू है और फाइनल आर्म वहां पर जाके खत्म है। तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो मुझे अगर इस एंगल का नाम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल, पहले तो ये दिखाऊंगा कि एंगल है, फिर लिखूंगा ए बी सी। इससे एक क्लियर आइडिया मिलता है कि ए से शुरू हुआ है, बी पे एंगल बना है और सी पे जाकर खत्म हो गया। या फिर आप इसको एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं, सी से शुरू हुआ है, बी पे बना है और ए पर खत्म हो गया। बस इस बात को ध्यान रखिए कि आप इसको एंगल बी सी ए नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बी से शुरू नहीं हुआ है, बी पे तो बना है, तो जिस पे बनता है उसको बीच में लिखा जाता है। और बाकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो, बात एक ही है। मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, देखो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ सी है और ये ओ है। अब अगर मुझे मान लीजिए इस एंगल का नाम लेना है, इस एंगल, तो आप पहले ये देखिए ये किन आर्म्स पे बना हुआ है। ये बना हुआ है ओ सी पे और ओ बी पे, राइट। जब ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी, हाँ भाई किन हाथों पे बना हुआ है, किन आर्म्स पे बना हुआ है, किन लाइनों के बीच में बना हुआ है, तब आप एंगल लिख पाएंगे इसका। तो हम कैसे कहेंगे, कहीं से भी शुरू कर दो, या तो बी से शुरू करो या तो सी से शुरू करो। तो मैं बी से शुरू कर रहा हूँ, बी से शुरू किया, ओ पे एंगल बनाया और सी पर खत्म कर दिया। तो आप इस एंगल को या तो बी ओ सी बोलिए, और या तो सी से शुरू किया, ओ पे बनाया और बी पर खत्म कर दिया, या तो इसको ऐसे बोलिए। तो मतलब मेन जो चीज़ है इसमें सिखाने वाली बात है वो सिर्फ यही है कि आपको एंगलों को लिखना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको एंगल ही लिखना नहीं आता हो, फिर गड़बड़ है, ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल लिखना है, ये वाला, तो कैसे लिखेंगे स्नेहा, कुछ आइडिया दो। सीओडी। हाँ जी, और दूसरा नाम क्या है इसका? एक तो सीओडी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं मनीषा? मनीषा आवाज आ रही है? जैसे हाँ जी, एक तो सीओडी बोल सकते हैं इस एंगल को, और क्या बोल सकते हैं? एंगल डी ओ सी। हाँ जी, एक आप इसको एंगल डी ओ सी भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो ओ जो है वो बीचों बीच ही आएगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंगल ओ पे बन रहा है ना कि सी पे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एंगल बताना है ऋतु,
तो क्या नाम लेंगे? ये वाला एंगल दिखाना है, तो क्या नाम लेना चाहिए आपके ख्याल से? ले तो सर एंगल ओ ए ओ सी। एंगल ए ओ सी। सी। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम इस वाले को क्या बुला सकते हैं? एंगल ए ओ सी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मतलब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये तो मतलब बीच में बीओ लाइन आ रही है, बीओ का तो सर ने नाम ही नहीं लिया। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में क्या लाइन आ रही है क्या नहीं आ रही है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि हमारा जो एंगल है वो किन दो लाइनों के बीच में बना हुआ है, बस वो कंसर्न है हमारी। और वो जो भी लाइनें इंगेज हो रही हैं उसको बनाने में, जैसे मान लो ये सा एंगल को बनाने के लिए एक तो ओ ए लाइन इंगेज हो रही है, एक आपकी ओ सी लाइन इंगेज हो रही है, तो आपने नाम इन्हीं का ही लेना है बस, खाली इसी लाइन का। तो ए से शुरू करो, ओ पे बनाओ और सी पे ख़त्म कर दो, या तो सी से बनाओ, ओ पे, सी से शुरू करो, ओ पे बनाओ और ए पे ख़त्म कर दो, या तो इसको ए ओ सी बुलाएं और या तो इसको सी ओ ए, मतलब कुछ भी बुलाएं इन दो में से, लेकिन एक ही चीज़ बुलाएं। समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई है ये बात, राइट? अच्छा जी, आइए टाइप ऑफ एंगल्स और देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं एंगल्स के, टाइप ऑफ एंगल्स, आइए बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट, एनीबडी? एक्यूट एंगल क्या होता है? स्नेहा? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री से छोटा वाला, वेरी नाइस। तो एक्यूट एंगल आपके पास होता है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे वाले एंगलों को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास इनिशियल आर्म है, राइट? शुरू किया, ये वर्टेक्स हो गई, और ये आपके पास टर्मिनल आर्म है। तो ये सीधा है, तो मतलब यहाँ पर कितना डिग्री क्रिएट हो रहा होगा? 90, राइट? तो मतलब आपका टर्मिनल आर्म 90 से छोटा छोटा ही रहना चाहिए एक्यूट एंगलों में, ध्यान रखिएगा। लेस देन 90 बोला है, 90 भी नहीं बोला, लेस देन 90 बोला है। तो आपके जो एंगल्स होंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है? थोड़ा सा और बड़ा बन सकता है, या फिर काफ़ी और नज़दीक बनेगा, ऐसे एंगल्स, मतलब लेस देन 90 होंगे, ठीक है? मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में होंगे आपके एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल से तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। राइट एंगल मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। वेरी गुड, एग्जैक्टली 90, ठीक है? तो आपके पास राइट एंगल ऐसा बनेगा हमेशा, ये 90 डिग्री, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, 90 डिग्री में ना देखो, आप चाहो तो यहाँ 90 लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी डायग्राम में अगर ऐसे बना हुआ है ना स्क्वायर, मतलब ऐसे बॉक्स टाइप का स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब ऐसे बना हुआ है, तो आप समझ जाया करो कि वो भी 90 का ही इंडिकेशन है कि 90 डिग्री है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट एंगल देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं मोर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से तो बड़े होते हैं और 180 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है? ऑब्ट्यूज एंगल दिखते कैसे हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये आपके पास इनिशियल आर्म हो गया, तो 90 तो स्ट्रेट हो जाएगा और 180 अपोजिट में हो जाएगा, तो मतलब कहीं बीच में, ऐसे एंगल्स कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री हो गया, ठीक है? ये आपके पास और थोड़ा सा स्टीप बना देते हैं इसको, ये देखिए 110 डिग्री, ये भी हो गया, और इसको थोड़ा सा बेंड में बना देते हैं 160 डिग्री,
तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है आपका एग्जैक्टली इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है, और यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट में एक दूसरे के, और ये 180 डिग्री बनता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ए, यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी आप नाम दे सकते हो। तो आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 180 डिग्री। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है आपका जो एंगल है वो 90 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 90 से बड़ा होगा, तो 90 कह रहा हूँ, 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो मतलब आपका जो एंगल है वो कहीं ऐसा होगा। तो ये वाला आप एंगल देखिए, तो 180 से बड़ा हो गया। बिल्कुल नीचे में अगर आप देखो तो 270 होता है, 270 से कम है तो भी चल जाएगा, 270 ज़्यादा है तो भी चल जाएगा। मतलब ये सभी एंगल्स जो हैं ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में आपके पास मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, लास्ट देखिएगा, सबसे लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है कि आपका जो इनिशियल आर्म है और आपका फाइनल आर्म जो है वो कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब लेकिन घूम के। ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कंप्लीट एंगल, मतलब जिसमें आपका जो डिग्री रहेगा वो आपके पास 360 डिग्री रहता है, कंप्लीटली पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने कुछ टाइप ऑफ एंगल्स आपको लिखवाए हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? एक्यूट एंगल। दूसरा था हमारे पास राइट एंगल। तीसरा था हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ था हमारे पास स्ट्रेट एंगल। फिर था आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। और सबसे लास्ट था आपके पास कंप्लीट एंगल। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारे के सारे एंगल्स याद हों, अच्छे से इनको रिवाइज करो, ताकि कल हम जब पढ़ें इन चीज़ों के बारे में तो हम इन चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी आप इस लेक्चर को वापस देख लेना एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।